हेलो फ्रेंड्स, मैं सुलेमान, जूनियर रिसर्च फेलो, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, केएमसी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से वायुमंडलीय दाब के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे वायुमंडलीय दाब क्या है, उसके बाद इसे मापने के लिए कौन कौन से यंत्रों का उपयोग किया जाता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका वितरण क्या है और उस वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान होगा, इससे पहले हम लोग वायु के परिवर्तन में मौसम और जलवायु का परिवर्तन तापमान के साथ साथ ही वायु दाब के द्वारा भी होता है। जिस तरह से तापमान का मौसम और जलवायु के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, उसी तरह से वायु दाब का भी अति महत्वपूर्ण संबंध, घनिष्ठ संबंध जो है इस क्लाइमेट और मानसून के साथ होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, फिर भी हम इसे अनुभव नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि जो वायु दाब है वह हमारे शरीर पर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर भी क्या करता है कि उस दबाव के विपरीत भी बल लगाता है, जिस कारण इस दबाव को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी गर्मियों में या फिर जब कभी तेज़ हवा एक तरफ से चल रही हो, एक ही दिशा से तेज़ हवा चल रही हो, उस समय हमें इस दबाव का अनुभव होता है। सामान्यता की दशा में हमें इस चीज़ का अनुभव नहीं होता है। दबाव मौजूद है लेकिन दबाव सभी तरफ से बराबर लगता है। लेकिन जब एक दिशा से हवा बहुत तेज़ लगती है, दबाव बहुत ज़्यादा होता है, एक तरफ से कम होता है, उस समय हम इस चीज़ को अनुभव कर पाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे वायुमंडल में दबाव मौजूद है, जो दाब है हवा का वो मौजूद है, लेकिन हमें अनुभव इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यह दबाव हमें चारों तरफ से समान तरह से लगता है। जब यह एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम लगता है, तभी हम इस चीज़ का, इस दबाव का, इस वायु दबाव का या वायु दाब का अनुभव कर पाते हैं। चलिए देखते हैं अब वायुमंडलीय दबाव होता क्या है या वायुमंडलीय दाब क्या होता है। हाँ, अगर हमें इसे एक लाइन में परिभाषित करना हो तो हम लोग इसे इस तरह से परिभाषित करेंगे। माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। मतलब यह है कि पृथ्वी का जो औसत समुद्र तल, जहाँ से दाब को या रिलीफ को मापा जाता है, औसत समुद्र तल से और वायुमंडल के बाहरी परत, मतलब अंतिम सीमा, मतलब एक्सोस्फीयर के बीच प्रति इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दबाव कहते हैं या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु दाब की जो मापने की इकाई है वो मिलीबार है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो ट्रोपोस्फीयर है, वायुमंडल की सबसे निचली परत, इसमें जो वायु दबाव होता है वो बहुत अधिक होता है। जस्ट इसके ऊपर जाएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में जाएंगे, तो जो दबाव होगा वो ट्रोपोस्फीयर की तुलना में कम होगा। यदि हम स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर जाते हैं, मेसोस्फीयर में, तो हमें दबाव और कम मिलेगा। ठीक इसके ऊपर हम जाएंगे थर्मोस्फीयर में, तो वहाँ पे इससे कम दबाव मिलेगा। लास्ट में जब हम जाएंगे एक्सोस्फीयर, वहाँ पे सबसे कम दबाव मिलेगा। इसके बाद क्या होता है कि जो वायुमंडलीय दबाव है या वायुमंडलीय दाब है वो नगण्य हो जाता है, जीरो हो जाता है और अंततः स्पेस में विलीन हो जाता है हमारा वायुमंडल। तो इस पृथ्वी की सतह से लेके एक्सोस्फीयर तक जो यह भिन्नता मिलती है, इसका जो मुख्य कारण है वो है पृथ्वी की ग्रेविटी इसमें मुख्य भूमिका निभाती है इस भिन्नता में। चूँकि ग्रेविटी पृथ्वी की सतह के आसपास बहुत अधिक होती है, तो ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दबाव होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ग्रेविटी कम होती चली जाती है और वह ग्रेविटी कम होने की वजह से
जो वायुमंडलीय दाब है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं वायु दाब मापने वाले यंत्र कौन कौन से हैं जिनसे वायु दाब मापा जाता है। यहाँ पे दो प्रमुख यंत्र दिए गए हैं जिनसे वायु दाब मापा जाता है। जो पहला है, जो बहुत ही फेमस है, मरकरी बैरोमीटर। दूसरा है एनोरॉइड बैरोमीटर। इन दो यंत्रों से वायु दाब मापा जाता है कि कहाँ पे कितना वायु दाब है। तो इसमें जो सबसे पहला दिया है मरकरी बैरोमीटर। तो मरकरी बैरोमीटर के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं नेट के एग्ज़ाम में और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो 3 फैक्ट हैं वो हम लोग जान लेते हैं कि मरकरी बैरोमीटर है क्या पहले, फिर हम जानेंगे फैक्ट के बारे में। तो ये मरकरी बैरोमीटर, इसमें एक्चुअली में जो उपयोग किया जाता है तरल द्रव का उपयोग किया जाता है। वो तरल द्रव पानी भी हो सकता है, पारा भी हो सकता है, और इसमें गैस का भी उपयोग किया जाता है इस मरकरी बैरोमीटर में। और ये देखिए कुछ इस तरह से इसका, इस डायग्राम में देखिए कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है मरकरी बैरोमीटर का। तो इसके कुछ फैक्ट हैं वो जान लेना चाहिए हमें। मीटर स्केल है, अगर इसमें तेज़ी से गिरावट आती है, तो यह तूफ़ानी मौसम का संकेतक माना जाता है। मान लेते हैं कि इस मरकरी में पारा भरा है, तो पारा अगर बहुत तेज़ी से गिर रहा है, बहुत तेज़ी से गिरा, तो इसका मतलब क्या है कि यह मौसम तूफ़ानी होने वाला है, और इसका यह संकेत करता है। दूसरा जो तथ्य है वह यह है, अगर इसके स्केल में, बैरोमीटर के स्केल में पहले धीरे धीरे गिरता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है, तो यह वर्षा की स्थिति का द्योतक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि वर्षा होने वाली है। तीसरा इसका फैक्ट यह है कि अगर इस स्केल में, बैरोमीटर के स्केल में लगातार पारा हाई हो, पारा बढ़ता जाए या पानी बढ़ता जाए, हवा जो भरी है वो बढ़ती जाए, बैरोमीटर में स्केल का लगातार बढ़ना कहलाता है, द्योतक होता है, जो संकेत करता है, बताता है हमें कि एंटी साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन की दशा, या फिर कह सकते हो साफ मौसम का संकेतक है। तो ये कुछ 3 फैक्ट हैं जो पूछ किया जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। हाँ, आगे अब हम लोग देखते हैं। इस डायग्राम में हम देखेंगे तो इसमें 2 चीज़ों की तुलना की गई है, एक तो प्रेशर की, दूसरा है टेम्परेचर की। टेम्परेचर और प्रेशर दिखाया गया है कैसे पृथ्वी की सतह से जब वर्टिकल जाते हैं तो कैसे जो है ये डिक्रीज और इंक्रीज होता है। हमें यहाँ पे स्पष्ट एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है ऊपर की ओर जाने पे ट्रोपोस्फेयर में घटता है, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर में धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद मेसोस्फेयर में तेज़ी से घटता है, और इस तरह से डिक्रीज इंक्रीज का प्रोसेस जो है टेम्परेचर में चला। लेकिन हमें प्रेशर में यहाँ पे देखने को मिलता है कि प्रेशर लगातार गिरती ही जाती है। प्रेशर जो है, जो दाब है, वायुमंडलीय दाब है, अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे, वर्टिकल जाएंगे, तो देखेंगे प्रेशर में लगातार गिरावट ही आई है, जिसमें देखा जाए तो ट्रोपोस्फेयर में बहुत तेज़ी से गिरावट आती है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो इसका जो गिरावट है वो लगभग कम हो जाता है, अंततः जो है ये गिरावट बिल्कुल सामान्य हो जाती है, बहुत कम हो जाते हैं, तो वायुदाब घटता जाता है। और ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न भिन्न स्थानों पे हमें देखने को मिल रहा है कि भिन्न भिन्न है यहाँ पे। तो ये जो भिन्नता है, जो ये प्रेशर की भिन्नता है, कहीं पे ज़्यादा दाब, कहीं पे कम दाब, यह भिन्नता ही जो वायु में गति का कारण होती है। अगर ये भिन्नता ना हो तो वायु जो हमें महसूस होती है, जो वायु चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान, वो हमें पता ही ना चले, हवा चले ही ना, हवा तो मौजूद रहेगी लेकिन वो हमें अनुभव ही नहीं होगी जो हमें अनुभव होती है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से कम वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। इस डायग्राम से हमें यह पता चलता है। हम लोग देखेंगे अगली स्लाइड में। अब हम जानेंगे वायुमंडलीय दाब के वितरण के बारे में। एक चीज़ तो हमें पता चल गई है, पहला भी जो हमने डायग्राम देखा पहले उसमें, और दूसरी बात यहाँ पे अगर हम टेबल चार्ट देखें तो इसमें कुछ फैक्ट लिखे हैं कि कहाँ पे कितनी ऊंचाई पे कितना प्रेशर रहता है, कितना दबाव रहता है, कितना दाब रहता है तो वायु का। तो हमें ये पता चल रहा है स्पष्ट कि
जो वायु दाब है, वायु दाब का जो वितरण है वो प्रायः हमारे पूरे अर्थ पे एक समान नहीं रहता है, कहीं पे ज़्यादा रहता है, कहीं पे कम रहता है। तो जो यह वितरण है इसका अगर हम अध्ययन करें तो एक तो हम वर्टिकल करेंगे, ऊर्ध्वाधर करेंगे, और दूसरा जो इसका इस वितरण का अध्ययन है वो हम क्षैतिज रूप से मतलब हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं कि तो सबसे पहले हम इसका अध्ययन करेंगे वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर अध्ययन करेंगे। तो हम ऊर्ध्वाधर जैसे कि हमने पहले वाले डायग्राम में दिखाया था कि ऊपर की ओर जाने पे जैसे कैसे किस तरह से जो है ट्रोपोस्फेयर में बहुत तेज़ी से दाब जो है कम हो रहा था। उसके बाद जो जब स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचे तो वहाँ पे थोड़ा सा ये जो गिरने की दर थी वो कम हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर जैसे हम जाते गए वैसे जो है ये गिरने की जो दर होती है, दाब कम होने की जो दर होती है वो किस तरह से बिल्कुल कम हो गई। तो यहाँ पे इस टेबल में हम देखेंगे, तो टेबल में सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लिखा है समुद्र तल, यहाँ पे स्तर, और दूसरा जो कॉलम बना है वो है वायुदाब का मिलीबार में, तीसरा है टेम्परेचर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है समुद्र। तो अगर हम समुद्र की बात करें, यहाँ पे ये समुद्र लिखा हुआ है 13.25 मिलीबार, ये औसतन है। समुद्र तल पर इतना जो है औसतन वायुदाब रहता है, और तापमान का जो औसत रहता है वो 15.2 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर हम समुद्र तल से 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो यह घट के कितना बचता है 898.76 मिलीबार। वहीं टेम्परेचर कितना हो जाता है 8.7 डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर बात करें कि 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे अगर हम जाते हैं समुद्र तल से, तो लगभग हमें देखने को मिल रहा है कि जो दबाव था वो आधा हो गया। जो दबाव था 5 किलोमीटर पे वो आधा हो गया, 540.48 मिलीबार ये दबाव हो गया। कहाँ 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे, और वहाँ टेम्परेचर देखो कितना है -17 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इस तरह से ये गिरने की दर जो है वायुमंडलीय दाब की समान नहीं रहती है। ट्रोपोस्फेयर में कुछ अलग रहती है, स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ अलग रहती है, बाद में जाके शून्य हो जाती है, और अंततः एक्सोस्फेयर के बाद जो है वायुदाब बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे डायग्राम की। देखें दूसरे डायग्राम में देखिए यहाँ पे एक सी लेवल दिखाया गया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारे ओशन अगर बात करें, बंगाल की खाड़ी की बात करें, तो बंगाल की खाड़ी पे जो प्रेशर होगा वो बहुत हाई होगा। उसके बाद अगर बात करें माउंट एवरेस्ट की बात करें, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वायु का वो बहुत कम होगा, क्योंकि वो लगभग 8 किलोमीटर या 8800 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई है। 8848 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई पे जो प्रेशर रहेगा वो कितना हो जाएगा 265 अप्रॉक्स, इसके आसपास जो है रहेगा वायुदाब। जबकि टेम्परेचर वहाँ पे माइनस में कितना लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास माइनस में वहाँ पे टेम्परेचर रहेगा। तो इस तरह से समुद्र तल से लेके किसी माउंटेन तक जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल भिन्न भिन्न होता चला जाता है। तो इस भिन्नता का कारण क्या है, या जो दर घटने की दर है ये किस पे निर्भर करती है। तो हम मेजर रूप से देखेंगे तो ग्रेविटी, और ग्रेविटी के बाद अगर देखें तो एयर डेंसिटी कैसी है, और तीसरा फैक्टर जो है टेम्परेचर को हम कह सकते हैं कि हाँ टेम्परेचर भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और अगर चौथी बात करें तो इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर की हो सकती है। तो ये वाटर वेपर और जलवाष्प की मात्रा, तापमान, और जो वायु का घनत्व है, और पृथ्वी का घूर्णन भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है इस डेंसिटी के अंतर में, जो भिन्नता है सी लेवल पे और एक माउंटेन पीक पे। तो इस तरह से ये भूमिका निभाता है की हो जाते हैं, ग्रेविटी कम होती जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा वायुमंडलीय दाब की भिन्नता का कारण है। तो आगे हम देखते हैं, एक चीज़ और हमें इसमें जान लेने की आवश्यकता है ऊर्ध्वाधर वायुमंडलीय दाब में। जो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता होती है, जो ढाल होती है, वो जो गति होती है इसकी ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता की, वो क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल दाब प्रवणता होती है उसकी अपेक्षा अधिक होती है, या वर्टिकल दाब प्रवणता। जो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता अधिक होने के बावजूद हम शक्तिशाली ऊर्ध्वाधर पवनों का अनुभव नहीं करते, क्योंकि यह जो विपरीत दिशा में ग्रेविटी लगती है अर्थ की, उसकी वजह से यह क्या होता है,
संतुलित हो जाती है। तो जिस चलिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे, हमने अभी तक पढ़ा वर्टिकल जो वायुमंडलीय दाब है उसके बारे में। अब हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज देखेंगे। क्षैतिज वायुमंडलीय दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को वायु दाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इसकी जो विशेषता है वह यह है कि इसका जो क्षेत्रीय रूप है वह इसकी सबसे बड़ी जो है विशेषता है, क्योंकि यह क्षेत्रीय तरीके से अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता मिलती है। वो सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। निर्मित होती हैं। वायु दाब कटिबंधों का निर्माण होता है। अब ये जो कटिबंध होते हैं इसके निर्मित होने के बाद होता यह है कि जो पवनें होती हैं वो संचारित होती हैं, हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उच्च दाब से जो उच्च दाब क्षेत्र जो होते हैं वहाँ से निम्न दाब क्षेत्र की ओर हमारे जो है प्रचलित होती हैं। क्षैतिज वितरण जो होता है वो समदाब रेखाओं की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है, जो हम आगे भी दिखाएंगे भी आप लोग को। जिसको हम आइसोबार कहते हैं। आइसोबार से हम वायुमंडलीय दाब का वितरण दर्शाते हैं, आइसोबार से। तो हाँ, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी पेटियाँ निर्मित होती हैं, कितनी पेटियाँ हैं, कौन कौन सी। तो हम देखेंगे ये इस डायग्राम में। तो क्षैतिज वायुमंडलीय दाब के फलस्वरूप जो अर्थ पे कुछ बेल्ट का निर्माण होता है वो 4 बेल्ट हैं। कौन कौन सी बेल्ट हैं? हाँ, तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 4 बेल्ट हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेटर पे देखेंगे। तो इक्वेटर पे ये लो बेल्ट प्रेशर है, इसको बोलते हैं डोल्ड्रम। बहुत ही पूछा जाने वाला ये प्रश्न भी है कि यूजीसी नेट में कि डोल्ड्रम किस अक्षांश पे है। तो 0 डिग्री। जो इक्वेटर है वहाँ पे जो इक्वेटर एरिया है वो लो प्रेशर वाला एरिया होता है, इसे डोल्ड्रम भी कहते हैं। और जस्ट इसके नॉर्थ में अगर जाएंगे तो एक हाई प्रेशर बेल्ट निर्मित होती है, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और इसे हम कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। 30 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में है। तो 30 डिग्री साउथ से लेकर 35 डिग्री साउथ के बीच में हॉर्स लैटिट्यूड है। और ठीक इसी प्रकार नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी इस पेटी का वितरण है। उसके बाद हम देखेंगे 60 डिग्री लैटिट्यूड पे देखेंगे तो यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट मिलेगी। और ठीक इसके ऊपर जाएंगे बिल्कुल नॉर्थ में 90 डिग्री पे, तो वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट मिलेगी। तो इस तरह से देखा जाए कि पूरे अर्थ पे 4 बेल्ट निर्मित होती हैं। एक तो इक्वेटर पे, दूसरा है इक्वेटर के नॉर्थ में या साउथ में देखें तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, और फिर इक्वेटर के और नॉर्थ में जाएंगे या साउथ में जाएंगे 60 डिग्री पे, तो वहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। और इक्वेटर के नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में अगर देखेंगे तो हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे निर्मित होती है। तो इस तरह से 4 बेल्ट निर्मित होती हैं जिनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि इक्वेटर पे जो लो बेल्ट है उसको डोल्ड्रम कहते हैं, और जो 30 से 35 डिग्री साउथ हेमिस्फेयर और नॉर्थ हेमिस्फेयर दोनों में है उसे कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, जिसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई। और उसके बाद 60 डिग्री पे देखेंगे तो वहाँ पे भी सब पोलर लो बेल्ट है। और उसके बाद 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों पे देखेंगे तो वहाँ पे भी हाई प्रेशर बेल्ट निर्मित होती है। तो इस तरह से 4 वितरण के कारण। आगे हम देखते हैं यहाँ पे जो इसका क्षैतिज वितरण है वो इसके 2 डायग्राम हैं। एक तो है जनवरी महीने में समदाब रेखाएं अलग होती हैं, जबकि जुलाई महीने में समदाब रेखाएं अलग होती हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हम जानते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो जनवरी महीने में मकर रेखा पे लंबवत पड़ती हैं, जबकि जुलाई के महीने में कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती हैं। और कर्क और मकर रेखा के बीच में पूरे वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो इस तरह से जब सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है
तो जुलाई वाला, ये कुछ जुलाई वाला ये मानचित्र है। कुछ इस तरह से समदाब रेखाएं बनती हैं, कुछ इस तरह से प्रेशर होता है। और जब जनवरी महीने में साउदर्न हेमिस्फीयर में सूर्य होता है, तब कुछ इस तरह से समदाब रेखाएं निर्मित होती हैं। तो हमें यहाँ पे इस जनवरी महीने की जो समदाब जनवरी महीने का हो चाहे वो जुलाई महीने का हो, ये देखिए दोनों में ही हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा भिन्नता दिख रही है समदाब रेखाओं में। तो इसका कारण ये, इसका प्रमुख कारण ये है कि जो जल मंडल है और जो स्थल मंडल है उसका जो असमान वितरण है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, अगर 0 डिग्री इक्वेटर से यहाँ पे देखें, ये 0 डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ से अगर हम उत्तर की ओर देखें तो उत्तर नॉर्थ में अगर देखें तो नॉर्थ में बहुत ज़्यादा स्थल खंड है और ओशन का पार्ट बहुत कम है। तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो समदाब रेखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा भिन्न हैं, बहुत ज़्यादा अलग हैं और बहुत ज़्यादा ही हैं। और देखेंगे बिल्कुल नॉर्थ में तो वहाँ पे कुछ अलग प्रेशर है, उस मध्य में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ अलग ही बेल्ट बनी है हाई प्रेशर की। और तो इस तरह से बहुत सारी भिन्नता मिल रही है। जबकि हम साउथ हेमिस्फीयर में देखें या दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो हमें यहाँ पे देखने मिलेगा कि समदाब रेखाएं बिल्कुल सीधी सीधी हैं, बहुत सीधी सीधी। देखिए यहाँ पे ओशन पे कितनी सीधी सीधी हैं, 1995 मिली बार। तो इस तरह से जो है 1000, 1005 इस तरह से जो है ये बिल्कुल सीधी सीधी जो है रेखाएं निर्मित हुई हैं। किसमें, कहाँ पे, नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में। तो ये भिन्नता हमें स्थल और जल के असमान वितरण के कारण देखने को मिल जाती है। दूसरा कारण यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत महत्वपूर्ण निभाता है इस वितरण के, जो इस असमान वितरण के, क्योंकि जो स्थल भाग होता है बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म होता है। टेम्परेचर का वितरण हो जाता है, वो भी इस असमान वायुदाब के वितरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और यह जो वितरण है, यह वितरण जो पवनें हैं उनके संचरण, उनके प्रचलित होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इन्हीं के कारण हवाएं गतिशील होती हैं, गति करती हैं, वायु गति करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वायुदाब के बारे में, और आप सभी इसको पढ़िए। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पवन के बारे में, विंड के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। धन्यवाद।